डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात कर रहे हैं कॉलेज वाले सिलेबस की, और कॉलेज वाले सिलेबस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज अपन बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस की। और रियल एनालिसिस के अंदर अपन बात कर रहे हैं सीक्वेंस की, अनुक्रम की बात कर रहे हैं। प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन की। रियल सीक्वेंस क्या होती है, वास्तविक अनुक्रम क्या होती है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो, तो डेफिनेशन से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, तो केवल अपन शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि वह फलन जिसका प्रांत n तथा परिसर r का उपसमुच्चय हो, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हो, उस फलन को अपन क्या कह सकते हैं, एक अनुक्रम कह सकते हैं। यानी ऐसा फलन जिसका डोमेन है वो तो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और रेंज है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर का कोई भी सबसेट होना चाहिए। तब उसको अपन क्या कह सकते हैं, एक वास्तविक अनुक्रम कह सकते हैं। अब यहां फलन से क्या मतलब है, फलन की अगर अपन बात करें तो फलन का मतलब क्या होता है। ये मान लो समूचे A है, ये समूचे B है। अगर समूचे A के प्रत्येक अवयव का B के अगर अद्वितीय अवयव से संबंध होता है, तब उसको अपन, ऐसे संबंध को अपन क्या कहते हैं, एक फलन कहते हैं। यानी समूचे A के प्रत्येक अवयव के संगत B का अपने को एक अद्वितीय अवयव प्राप्त होना चाहिए, तब उस संबंध को अपन क्या कह देते हैं, फलन कह देते हैं। और यहां अपन बात कर रहे हैं फलन, वास्तविक अनुक्रम के लिए फलन की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी भाषा में अगर अपन बात करें तो वास्तविक अनुक्रम है वो क्या, एक फलन होता है। और फलन का मतलब ये होता है कि प्रत्येक मान के संगत अपने को एक अद्वितीय मान प्राप्त होना चाहिए। तो यानी अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें एक मान रखने पे एक मान आता है, उस व्यंजक को अपन क्या कह सकते हैं, एक अनुक्रम कह सकते हैं। अनुक्रम को अपन व्यक्त किस तरीके से करते हैं, या तो अनुक्रम का जो nवां पद होता है उसको अपन इस तरीके से लिख देते हैं, या अनुक्रम का जो nवां पद होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, या अनुक्रम के जो पद हैं उसको अपन, जितने भी पद हैं जैसे x1 x2 x3 x4 है, इन पदों को लिख देते हैं, इन पदों को लिख देते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, xn बराबर मैंने ले लिया n/n+1। अभी अपन बात कर रहे थे कि अनुक्रम क्या है, एक ऐसा फलन है, और फलन का मतलब भी होता है कि एक मान रखने पे एक मान प्राप्त होना चाहिए। तो सीधी सी भाषा में अपन ये कह सकते हैं, देखो अनुक्रम क्या होती है, ऐसा एक व्यंजक होता है जिसमें एक मान रखने पे एक मान आ जाए, उस व्यंजक को अपन क्या कह सकते हैं, एक अनुक्रम कह सकते हैं। मान कहां से रखने हैं, प्राकृत संख्याओं के समूचे से, क्योंकि प्रांत है वो क्या है, n है। प्रांत n है तो मान कहां से रखेंगे, प्राकृत संख्याओं के समूचे से। मान रखने पे जो मान आते हैं वो कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। मान रखने पे जो मान आते हैं वो कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। जैसे इसकी अगर अपन बात करें, देखो n बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रखने पे कितना आएगा, 1/2 आएगा। 2 रखने पे कितना आ रहा है, देखो 2/3। 3 रखने पे कितना आ रहा है, 3/4। यानी एक मान रखने पे एक ही मान आ रहा है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक अनुक्रम कह सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें एक मान रखने पे एक मान आए, उसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं। कोई भी आप ले सकते हो, अपन n² को एक अनुक्रम कह सकते हैं। n बराबर 1 रखेंगे 1 आएगा, 2 रखेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा। देखो ये सारे क्या कहलाते हैं, इसके पद कहलाते हैं। n बराबर 1 मान रखने पे जो आएगा उसको अपन पहला पद कह देंगे, 2 रखने पे जो मान आएगा उसको दूसरा पद कह देंगे, 3 रखने पे जो मान आएगा उसको तीसरा पद कह देंगे। इसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं। कंडीशन ये है कि कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें एक मान रखने पे एक मान आ जाए, कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें एक मान रखने पे एक मान आ जाए, उसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं। यहाँ पे n बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो 0 आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 3 रखेंगे तो फिर 0 आएगा, 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी प्रत्येक मान के संगत अपने को एक मान प्राप्त होना चाहिए। यहां अपन बात कर रहे हैं n बराबर 1 रखेंगे तो एक ही मान आ रहा है, n बराबर 2 रखेंगे तो एक ही मान आ रहा है, n बराबर 3 रखेंगे तो एक ही मान आ रहा है। यानी एक मान रखने पे अगर एक ही मान आता है तो ऐसे व्यंजक को अपन क्या कह सकते हैं, एक सीक्वेंस कह सकते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं परिसर की, अनुक्रम का परिसर, रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस अनुक्रम के विभिन्न पदों का समुच्चय, अनुक्रम के विभिन्न पदों का समुच्चय।
अनुक्रम के विभिन्न पदों का समुच्चय परिसर कहलाता है। अनुक्रम के विभिन्न पदों का समुच्चय परिसर कहलाता है। मान लो आप कोई भी अनुक्रम ले रहे हो, जैसे अपन ये अनुक्रम ले रहे हैं, xn बराबर ले रहे हैं 1 प्लस माइनस 1 की पावर n। अगर इसके अपन पद देखें तो पद कौन से हो जाएंगे, जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 0, n बराबर 2 रखेंगे कितना आएगा 2, 3 रखेंगे कितना आएगा 0, 4 रखेंगे कितना आएगा 2, चलता जाएगा, देखो चलता जाएगा। अब इसका अगर अपन परिसर देखें तो परिसर कितना आ जाएगा, रेंज कितनी आ जाएगी इस सीक्वेंस की। अनुक्रम के विभिन्न पदों का जो समुच्चय उसको अपन कहते हैं परिसर। तो विभिन्न पद क्या हो गए 0 और 2, तो परिसर हो जाएगा इसका 0 2। अब यहां से अपन एक बात ये कह सकते हैं, देखो अनुक्रम में हमेशा पदों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। अनुक्रम में हमेशा पदों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। लेकिन इसका जो परिसर समुच्चय है वो परिमित समुच्चय भी हो सकता है, अपरिमित समुच्चय भी हो सकता है। यहां अपन देख रहे हैं, देखो 2 ही अवयव आ रहे हैं, इसका मतलब परिमित समुच्चय हो गया। यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय। लेकिन अगर मैं ये अनुक्रम ले लेता हूं, जैसे 1/n अगर अपन कोई अनुक्रम ले लेते हैं, तो यहां अगर अपन बात करें तो इसके पद आएंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4, चलता जाएगा। देखो अब इसका अगर अपन परिसर देखें, इसका अगर अपन रेंज देखते हैं, परिसर देखते हैं, तो वो भी क्या आएगा, यही आएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 ही आएगा। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि परिसर समुच्चय है वो क्या हो सकता है, परिमित भी हो सकता है, अपरिमित भी हो सकता है। लेकिन अनुक्रम है वो हमेशा क्या होती है, अपरिमित होती है। अनुक्रम में जो पदों की संख्या होती है वो कितनी होती है, अपरिमित होती है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं बाउंडेड सीक्वेंस की, परिबद्ध अनुक्रम की। परिबद्ध अनुक्रम की बात कर रहे हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। अनुक्रम xn, अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है, परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है यदि वास्तविक संख्या k व कैपिटल K विद्यमान हो, ताकि अनुक्रम के सभी पद k और k के बीच में आ जाए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अनुक्रम है वो परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है यदि अपने को ऐसे दो संख्याएं मिल जाएं, ऐसे दो अपने को वास्तविक संख्याएं मिल जाएं कि एक से तो अनुक्रम के सारे पद बड़े होने चाहिए, एक से अनुक्रम के सारे पद क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तब ऐसी अनुक्रम को अपन कह देते हैं परिबद्ध अनुक्रम कह देते हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n का मतलब n बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, सभी पदों के लिए जो संख्या है वो क्या आनी चाहिए, k और k के बीच में आनी चाहिए। तब उस अनुक्रम को अपन कहते हैं परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। ये कहलाता है इसका निम्न परिबद्ध, लोअर बाउंड कहते हैं इसको। ये कहलाता है इसका निम्न परिबद्ध कहलाता है। ये इसका कहलाता है ऊपरी परिबद्ध कहलाता है। ये इसका कहलाता है ऊपरी परिबंध कहलाता है, वो कहलाता है इसका निम्न परिबंध कहलाता है। इसको कहते हैं निम्न परिबंध कहते हैं। कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे इस अनुक्रम की बात कर रहे हैं अपन, 1/n वाली अनुक्रम की अपन बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले n बराबर अगर अपन इसमें 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1, n बराबर अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 1/2, 3 रखेंगे कितना आएगा 1/3, चलते जाएंगे। देखो लास्ट में जब अपन n का मान टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तब जो लास्ट हुआ पद है वो क्या आएगा, 0 आएगा। देखो लास्ट हुआ जो पद आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अनुक्रम के सारे पद कहां पे आएंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे। यहां अपन देख रहे हैं अनुक्रम के सभी पद क्या आ रहे हैं, 0 से तो बड़े आ रहे हैं और 1 से छोटे या बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो अनुक्रम है वो क्या हो जाएगी, परिबद्ध अनुक्रम हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। ये इसका निम्न परिबंध कहलाएगा, ये इसका ऊपरी परिबंध कहलाएगा। इसको अपन कहेंगे निम्न परिबंध। ये कहलाता है इसका निम्न परिबंध कहलाता है, लोअर बाउंड कहलाता है। ये इसका कहलाता है अपर बाउंड कहलाता है, ऊपरी परिबंध कहलाता है। एक होता है देखो उच्चक व निम्नक। उच्चक व निम्नक का क्या मतलब होता है, उच्चक यानी सुप्रीमम, निम्न परिबंधों का, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऊपरी परिबंधों का जो न्यूनतम अवयव होता है, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव
वो क्या कहलाता है? उच्चक कहलाता है। ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव यानी लीस्ट अपर बाउंड, जो लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या कहलाता है? उच्चक कहलाता है। अपर बाउंड में जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको कहते हैं उच्चक कहते हैं, वो उच्चक कहलाता है। ऊपरी परिबंध कई हो सकते हैं लेकिन उच्चक हमेशा क्या होता है? अद्वितीय होता है। अभी देखेंगे अपन एग्जाम्पल में। ऐसे ही निम्नक की अगर बात करें, निम्नक का मतलब होता है इन्फीमम। निम्नक का मतलब होता है इन्फीमम। निम्न परिबंधों का महत्तम मान, निम्न परिबंधों का जो महत्तम अवयव होता है, निम्न परिबंधों का महत्तम अवयव वो कहलाता है निम्नक कहलाता है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। शॉर्ट में अगर अपन कहें तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो कहलाता है निम्नक कहलाता है। कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे ये सीक्वेंस ले रहे हैं अपन, सीक्वेंस ले रहे हैं अपन 1 + -1 की पावर n ले रहे हैं। देखो इसके अगर अपन पद देखें, इसकी टर्म्स देखें तो पद क्या कहें आएंगे? सबसे पहले अपन n = 1 रख देंगे, n = 1 रखने पे आएगा 0, n = 2 रखेंगे कितना आएगा? 2, n = 3 रखेंगे कितना आएगा? 0, 4 रखेंगे कितना आएगा? 2, चलता जाएगा। देखो अब यहां पे अगर अपन देखें तो इसके निम्न परिबंध देखें तो निम्न परिबंध कौन कौन हो जाएंगे? लोअर बाउंड कौन कौन हो जाएंगे? यानी ऐसी संख्या जिससे अनुक्रम के सारे पद क्या होने चाहिए? बड़े या बराबर होने चाहिए, उसको अपन कहते हैं निम्न परिबंध। तो निम्न परिबंध की अगर अपन बात करें तो अनुक्रम के सारे पद 0 से बड़े या बराबर है, -1 से भी बड़े हैं, -2 से भी बड़े हैं, -3 से भी बड़े हैं। ये सारे क्या होंगे? निम्न परिबंध होंगे। ये सारे होंगे लोअर बाउंड, निम्न परिबंध होंगे। अब निम्न परिबंधों में जो सबसे बड़ा अवयव है, निम्न परिबंधों में जो सबसे बड़ा अवयव है उसको अपन कहते हैं निम्नक कहते हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो क्या कहलाता है? निम्नक कहलाता है। तो अगर निम्न परिबंध पूछे जाएं तो ये सारे निम्न परिबंध है, ये सारे लोअर बाउंड है। लेकिन अगर अपने को इन्फीमम पूछा जाता है, निम्नक पूछा जाता है, तो निम्नक कौन हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लोअर बाउंड के अंदर जो सबसे बड़ा होता है उसको अपन क्या कहते हैं? निम्नक कहते हैं। ऐसे ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध का मतलब होता है ऐसी संख्या जिससे अनुक्रम के सारे पद छोटे या बराबर हो। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं अनुक्रम के सारे पद 2 से छोटे या बराबर है, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये सारे ऊपरी परिबंध हो जाएंगे। अब ऊपरी परिबंधों में जो सबसे छोटा होता है उसको अपन क्या कहते हैं? उच्चक कहते हैं। लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में जो लीस्ट होता है उसको अपन कहते हैं उच्चक कहते हैं। तो उच्चक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि किसी अनुक्रम का निम्नक और उच्चक दोनों विद्यमान है तब उस अनुक्रम को अपन कहते हैं परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं, तब वो कहलाती है बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। यदि किसी अनुक्रम के निम्नक और उच्चक अगर दोनों विद्यमान है तब उसको अपन कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस, तब उसको अपन परिबद्ध अनुक्रम कहेंगे। उच्चक और निम्नक है वो समुच्चय में विद्यमान हो भी सकते हैं, अनुक्रम में विद्यमान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक बात अपन ये कह सकते हैं कि निम्नक और उच्चक वो हमेशा क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। जबकि निम्न परिबंध और ऊपरी परिबंध कई हो सकते हैं, निम्न परिबंध और ऊपरी परिबंध कई हो सकते हैं, लेकिन निम्नक और जो उच्चक हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। और कोई अनुक्रम ले, जैसे अपन ये अनुक्रम ले रहे हैं, देखो ये अपन अनुक्रम ले रहे हैं, n = 1 रखेंगे कितना आएगा? 1, n = 2 रखेंगे 4, n = 3 रखेंगे 9, चलता जाएगा। लास्ट में जब n का मान अपन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो यहां भी क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। देखो तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि इसका निम्नक है वो तो कितना हो जाएगा? निम्नक निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? निम्न परिबंध निकालेंगे। निम्न परिबंधों में जो सबसे बड़ा होगा उसको निम्नक कहेंगे। देखो तो निम्नक कितना हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। उच्चक अगर अपन देखें तो उच्चक कितना आएगा इसका? उच्चक का मतलब अपने को ऐसी संख्या देखनी है जिससे अनुक्रम के सारे पद क्या हो? छोटे हो। तो ऐसी कोई भी संख्या यहाँ विद्यमान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अपन n का मान बढ़ाते जाएंगे इसके पद भी बढ़ते जाएंगे। देखो जब n का मान अपन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तब इसका मान कितना आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। तो सीधी सी बात है, n को टेंस टू इनफाइनाइट करके देख लेंगे। n को टेंस टू इनफाइनाइट करने पे यदि परिमित मान आ रहा है तब तो क्या होगा? उसका सुप्रीमो विद्यमान होगा, उच्चक विद्यमान होगा, वरना उसका उच्चक विद्यमान नहीं होगा। तो यहां अगर अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि उच्चक है वो विद्यमान नहीं है। और उच्चक विद्यमान नहीं है इसका मतलब ये कौन सी सीक्वेंस है? अपरिबद्ध अनुक्रम है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है, ये अपन कह सकते हैं। देखो अपरिबद्ध अनुक्रम है, अपरिबद्ध अनुक्रम है। ये अपन जरूर कह सकते हैं कि ये जो अनुक्रम है वो नीचे से परिबद्ध है। अगर ऑप्शन में ये दे रखा है कि नीचे से परिबद्ध, तो नीचे से इसको अपन परिबद्ध कह सकते हैं, नीचे से इसको परिबद्ध कहा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर अपन बात करें तो ये क्या है? एक अपरिबद्ध अनुक्रम है। तो सीधी सी बात है, जब भी अपने को बाउंडेड सीक्वेंस चेक करना है तो दो संख्याएं अपने को ऐसी ढूंढनी है, ऐसी देखनी है कि
एक से तो अनुक्रम के सारे पद बड़े होने चाहिए, एक से अनुक्रम के सारे पद छोटे होने चाहिए, यानी निम्नक और उच्चक दोनों विद्यमान होने चाहिए। अगर दोनों विद्यमान है तब उसको अपन कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। उसके बाद में देखो एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाती है। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो सीधा सा अपन ये कह सकते हैं कि एकदिष्ट वर्धमान, वर्धमान का मतलब होता है बढ़ना, एकदिष्ट का मतलब होता है एक दिशा में बढ़ना। तो यदि अनुक्रम के पद अगर बढ़ते जाएं, शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि अनुक्रम के पद बढ़ते जाएं, अनुक्रम के पद बढ़ते जाएं, तब उसको अपन कहते हैं एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। कंडीशन अगर अपन देखें तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि xn का मान लेस देन इक्वल टू xn प्लस 1 होना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी n बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो यहां आएगा, देखो n बराबर अगर अपन 1 रखें तो x1 लेस देन इक्वल टू आएगा x2 से, n बराबर 2 रखें तो x2 लेस देन इक्वल टू आएगा x3 से। कहने का मतलब पहला पद सबसे छोटा होना चाहिए, दूसरा पद उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, तीसरा पद उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तब उस अनुक्रम को अपन कह सकते हैं एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। एक होती है निरंतर वर्धमान अनुक्रम, एक होती है निरंतर वर्धमान अनुक्रम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो दोनों में केवल डेफिनेशन का फर्क है, वैसे अगर अपन देखें तो एग्जांपल्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। निरंतर वर्धमान अनुक्रम की अगर कंडीशन पूछी जाती है तब कंडीशन ये होती है, यानी अनुक्रम के पद सभी बढ़ते जाएं। यहां अगर अपन बात करें तो अनुक्रम के 2 पद बराबर हो सकते हैं, पहला और दूसरा पद बराबर है, फिर तीसरा पद बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी पद एक दूसरे से, यानी सभी पद उसी क्रम में बढ़ते जाएं, तब उसको अपन कहते हैं निरंतर वर्धमान अनुक्रम। तो बाई चांस इसके अंदर ऑप्शन के ये एग्जाम के अंदर कंडीशन वगैरह पूछी जा सकती है कि ये कहा जाता है कि xn निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, तब यहाँ पे केवल लेस देन का चिन्ह आएगा। अगर एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम पूछी जाती है तब आएगा xn लेस देन इक्वल टू xn प्लस 1 आएगा। तो केवल डेफिनेशन में अपन थोड़ा अंतर देख सकते हैं, बाकी एग्जाम्पल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो xn लेस देन xn प्लस 1 है, तब उसको अपन कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे, निरंतर वर्धमान अनुक्रम कहेंगे। कोई भी एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं n अपॉन n प्लस 1। आपने वो चेक करना है कि वर्धमान अनुक्रम है या ह्रासमान अनुक्रम है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर अपन कर रहे हैं तो सीधे ही पद निकाल के देख लेंगे, इसकी टर्म्स निकाल के देख लेंगे। n बराबर 1 रखेंगे कितना आएगा 1/2, 2 रखेंगे कितना आएगा 2/3, 3 रखेंगे कितना आएगा 3/4, चलते जाएंगे। देखो पद, पहला पद अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, दूसरा पद अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है 0.66 आ रहा है, ये पद अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है 0.75 के आसपास आ रहा है। देखो तो यहाँ अपन ये कह रहे हैं कि अनुक्रम के पद बढ़ते जा रहे हैं, और अनुक्रम के पद बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब इसको अपन कहेंगे एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, इसको अपन कहेंगे एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। कोई डेफिनेशन से चेक करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन अपन केवल याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए केवल याद रखेंगे, एग्जाम्पल अपन इस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ह्रासमान एकदिष्ट का मतलब होता है एक दिशा में, ह्रासमान का मतलब होता है घटना, यानी एक दिशा में अगर अनुक्रम घटती जा रही है तब उसको अपन कहेंगे एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, यानी पद घटते जाएं। शॉर्ट में अपन डेफिनेशन देख सकते हैं, पद घटते जाएं तब उसको अपन कहेंगे एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। कोई भी डेफिनेशन अगर अपन देखें तो xn ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए xn प्लस 1 से, यानी nवा पद बड़ा होना चाहिए n प्लस 1वें पद से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। n बराबर अगर अपन 1 रखते हैं तो यानी x1 बड़ा होना चाहिए किससे x2 से, देखो, फिर x2 बड़ा होना चाहिए किससे x3 से, देखो, फिर n बराबर 3 रखेंगे तो x3 बड़ा होना चाहिए किससे x4 से। देखो अगर ऐसी अनुक्रम है तब उसको अपन कहते हैं एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, यानी अनुक्रम के पद घटते जा रहे हैं तब वो कहलाएगी एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। वही इसके अंदर अपन निरंतर अगर ह्रासमान की कंडीशन पूछी जाती है तो निरंतर ह्रासमान के लिए यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी xn ग्रेटर देन xn प्लस 1, तब वो कहलाएगी निरंतर ह्रासमान अनुक्रम। तो छोटी सी डेफिनेशन जरूर अपन ध्यान में रख लेंगे, अगर बाई चांस कंडीशन वगैरह अगर पूछी जाती है तो वहां अपन इसको देखेंगे। अगर xn ग्रेटर देन xn प्लस 1 है तब उसको अपन कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, निरंतर ह्रासमान अनुक्रम। कोई भी एग्जाम्पल अपन इसका देख सकते हैं, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/n, 1/n अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं।
इसके पद अगर अपन देखें जैसे n बराबर अगर अपन 1 रखते हैं तो ये आएगा 1, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 1/3, चलते जाएंगे। देखो पद यहां अपन देख रहे हैं पद घटते जा रहे हैं। पहला पद 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है। अगर पद घटते जा रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे ह्रासमान अनुक्रम, तब वो कहलाएगी डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी। तो ऑब्जेक्टिव में अगर अपन चेक कर रहे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा पद निकाल के देख लेंगे। अगर वो सारे पद घटते जा रहे हैं तब उसको अपन कह देंगे ह्रासमान अनुक्रम कह देंगे, तब वो कहलाएगी ह्रासमान अनुक्रम कहलाएगी, तब वो कहलाती है ह्रासमान अनुक्रम कहलाती है। एक एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, देखो जैसे ये अनुक्रम दे रखी है 1 ± 1 की पावर n, ये अनुक्रम दे रखी है। मान लो आपको पूछा जाता है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, पहला ऑप्शन दे रखा है एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, सेकंड ऑप्शन दे रखा है एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, थर्ड ऑप्शन दे रखा है परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड सीक्वेंस। तो यहां अगर अपने को ये देखना है, ये ऑप्शन चेक करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसकी टर्म्स निकाल के देख लेंगे। n बराबर अगर अपन 1 रखते हैं तो आएगा 0, 2 रखेंगे तो आएगा 2, 3 रखेंगे तो 0, 4 रखेंगे तो 2, चलते जाएंगे। देखो पद अब एकदिष्ट ह्रासमान का मतलब क्या होता है, अनुक्रम के पद एक दिशा में घटते जाएं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो अनुक्रम के पद एक दिशा में घट नहीं रहे। यहाँ देखो अनुक्रम के पद बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं। एकदिष्ट का मतलब होता है एक दिशा में, लेकिन यहाँ अगर अपन देखें तो ये एक दिशा में है ही नहीं। यहाँ अनुक्रम के पद बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, गलत, दोनों ही ऑप्शन गलत है। परिबद्ध अनुक्रम का मतलब ऐसी दो संख्याएं मिल जानी चाहिए कि अनुक्रम के सारे पद उन दोनों संख्याओं के बीच में हो। तो यहाँ पर ऐसे दो पद ले सकते हैं, 0, 0 और 2 ले सकते हैं। अनुक्रम के सारे पद यहाँ पे आ रहे हैं, 0 और 2 के बीच में आ रहे हैं। देखो पहला पद, पहला, दूसरा, सारे अगर अपन पद देखें तो कहाँ पे आ रहे हैं, 0 और 2 के बीच में आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस अनुक्रम को अपन क्या कह सकते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कह सकते हैं। ये इसका निम्नक कहलाएगा, ये इसका उच्चक कहलाएगा। तो अभी अपन बात कर रहे हैं एक तो परिबद्ध अनुक्रम की। परिबद्ध अनुक्रम का सीधा सा मतलब है दो संख्या ऐसी मिल जानी चाहिए कि अनुक्रम के सारे पद उन दोनों के बीच में हो। अगर ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं तब उसको कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। वर्धमान का मतलब है एकदिष्ट वर्धमान का मतलब एक दिशा में बढ़ती जाए। एकदिष्ट ह्रासमान का मतलब क्या है, एक दिशा में घटती जाए। अगर ऐसी अनुक्रम है तब उसको अपन कहते हैं एकदिष्ट वर्धमान या एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, देखो यहां जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो जो अनुक्रम है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है अभिसारी अनुक्रम, एक तो होती है अभिसारी अनुक्रम, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक होती है अपसारी अनुक्रम, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, एक होती है दोलनी अनुक्रम, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, दोलनी अनुक्रम, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो सीधा केवल लिमिट लगा के ही अपन पता लगा सकते हैं, लिमिट निकाल के ही अपन पता लगा सकते हैं कि अभिसारी अनुक्रम होगी, अपसारी अनुक्रम होगी या दोलनी अनुक्रम होगी। यानी कोई भी सीक्वेंस का अगर अपने को एनवा पद अपने को दे रखा है, nth टर्म अपने को दे रखी है, तो सीधा उसमें लिमिट अपन ले लेंगे। यानी अपन इसका मान निकाल के देख लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, xn का मान निकाल के देख लेंगे। देखो मान लो कोई भी सीक्वेंस दी हुई है, उसका nवा पद अपने को दिया हुआ है, nवा पद अगर दिया हुआ है तो nवें पद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर अगर परिमित व अद्वितीय संख्या आती है, परिमित व अद्वितीय संख्या आती है, फाइनाइट और यूनिक नंबर आता है, तब तो वो जो ये सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, अभिसारी अनुक्रम होती है। नाम से स्पष्ट है, अभिसारी का मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होना। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कन्वर्ज होना, यानी जब जब अपन n को टेंड्स टू इनफाइनाइट कर रहे हैं, यानी n पदों को अपन बढ़ा रहे हैं, यानी अनुक्रम में अगर अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हैं तो अनुक्रम के जो पद हैं वो एक निश्चित संख्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखो अनुक्रम के जो पद हैं वो एक निश्चित संख्या के पास में इकट्ठे हो रहे हैं, एक निश्चित संख्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब उसको अपन कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभिसारी अनुक्रम। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, तो अनुक्रम के सारे पद इस संख्या पे इकट्ठे हो रहे हैं, देखो तब उसको अपन कहेंगे अभिसारी अनुक्रम। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मान अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तब इसको अपन कहते हैं अपसारी अनुक्रम। अपसारी का मतलब होता है फैलना, डाइवर्ज होना,
तो यदि अपन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो अगर इसके जो टर्म्स हैं वो अगर डाइवर्ज हो रही है तब वो कहलाती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है, तब उसको अपन कहते हैं अपसारी अनुक्रम कहते हैं। दोलनी का मतलब क्या होता है, दो मानों के बीच में दोलन करे। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर अपन लें तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पे इसका मान मान लो परिमित तो आ जाए परंतु अद्वितीय नहीं आए। परिमित हो लेकिन अद्वितीय नहीं हो, यूनिक नहीं आए, 2 भी आए, 3 भी आए, 1 भी आए, 0 भी आए, ऐसा अगर आता है तब उसको अपन कहते हैं दोलनीय अनुक्रम कहते हैं। यानी दो मानों के बीच में दोलन करती है तब वो कहलाती है दोलनीय अनुक्रम कहलाती है। तो सीधा सा अगर अपन एग्जाम्पल देखें, कोई भी सीक्वेंस आपको पूछी है, बेसिक डेफिनेशन अलग है, बेसिक डेफिनेशन इसकी अलग है, वो अपन अलग से बात करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से अगर अपन देखें तो तुरंत अपन क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। मान लो ये अनुक्रम पूछी गई है कि 1/n कौन सी अनुक्रम है, ये अपने को पूछा गया है, तो सीधी सी बात है nवें पद के अंदर अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे, nवें पद में अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। 1/n अनुक्रम है, मान लो क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1/n कौन सी अनुक्रम है, अभिसारी है, अपसारी है या दोलनीय है, कौन सी अनुक्रम है, तो nवें पद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। nवें पद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पे इसका मान कितना आ रहा है, 0। फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, परिमित भी है और अद्वितीय भी है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस हो जाएगी, अभिसारी अनुक्रम हो जाएगी, अभिसारी अनुक्रम हो जाएगी। यानी अगर अपने को ये पूछा गया कि अभिसारी अनुक्रम है, अपसारी अनुक्रम है या दोलनीय अनुक्रम है, तो उसमें nवें पद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पे यदि परिमित और यूनिक मान आता है, फाइनाइट और यूनिक मान आता है, तब वो सीक्वेंस होती है अभिसारी अनुक्रम होती है। इस अनुक्रम की बात कर रहा हूं मैं, जैसे n स्क्वायर की बात कर रहे हैं, n स्क्वायर की अपन बात कर रहे हैं। अपने को पूछा गया कि अभिसारी अनुक्रम है या अपसारी अनुक्रम है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पे इसका मान कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, देखो, और इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी अनुक्रम हो जाएगी, अपसारी अनुक्रम हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। देखो, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। मान लो आपको इस अनुक्रम के बारे में पूछा गया है, 1 + -1 की पावर n के बारे में पूछा गया है, तो यहां अगर अपन इसमें लिमिट, इसका nवां पद देखें तो nवां पद यह आएगा 1 + -1 की पावर n आएगा। अब इसमें अगर अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर लेते हैं, तो यदि n का मान अगर इवन है, सम है, तब तो इसका मान कितना आएगा, 2, और n का मान अगर ओड है, विषम है, तब इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर इसका जो मान आ रहा है वो 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो दो मानों के बीच में क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, दो मानों के बीच में दोलन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाएगी, दोलनी अनुक्रम कहलाएगी, दोलनी अनुक्रम कहलाएगी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी अनुक्रम की लिमिट, यदि किसी अनुक्रम की लिमिट परिमित और अद्वितीय आती है, परिमित और अद्वितीय आती है, तब उस अनुक्रम को अपन कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। और यहाँ इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ने का उद्देश्य कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है उसी के बारे में ज्यादा है, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में यहाँ ज्यादा नहीं दे रखा है। तो जो भी सीक्वेंस है उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पे यदि परिमित और अद्वितीय मान आता है, तब वो जो अनुक्रम है वो क्या कहलाती है, अभिसारी अनुक्रम कहलाती है, वो अनुक्रम कहलाती है अभिसारी अनुक्रम कहलाती है। और इसको अपन इस तरीके से पढ़ते हैं कि अनुक्रम xn, इस बात को इस तरीके से पढ़ा जाता है कि अनुक्रम xn L को अभिसरित होती है, अनुक्रम xn L को अभिसरित होती है, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। अनुक्रम xn है वो किसको कन्वर्ज होती है, L को कन्वर्ज होती है, इस तरीके से इस बात को पढ़ा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अपन क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले थोड़ी वो बात कर रहे हैं, फिर इसकी जो वास्तव में जो बेसिक डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन की अपन बात करेंगे। मान लो आपको ये पूछा गया है, कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, अपने को ये दे रखा है n/n+1 सीक्वेंस दे रखी है, अपने को n/n+1 दे रखी है, किसको अभिसरित होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसको अभिसरित होती है, किसको कन्वर्ज होती है, ये पूछा जाता है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसके अंदर ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहां पर ले लेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, कितना आएगा, सीधा अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, यानी अनिर्धारित रूप बनेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे या ऊपर से n कॉमन ले लेंगे।
ऊपर और नीचे से n कॉमन ले लेंगे, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो कितना बनेगा, ये 0 बन जाएगा, इसका मान 1 आएगा। देखो तो इसका मतलब अपन ये कहेंगे कि जो अनुक्रम है वो किसको कन्वर्ज हो रही है, 1 को कन्वर्ज हो रही है, 1 को अभिसरित हो रही है। बिल्कुल आसानी से अपन इसका उत्तर बता सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। और कोई एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे ये दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है अपने को 3n अपॉन n प्लस 5 अंडर रूट n दे रखा है, ये दे रखा है 3n अपॉन n प्लस 5 अंडर रूट n अपने को दे रखा है। किसको अभिसरित होती है ये पूछा गया है, किसको अभिसरित होती है ये पूछा गया है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, एग्जाम ये लिमिट ले लेंगे इसके अंदर अपन लिमिट ले लेंगे। ऊपर भी n है, नीचे भी n है, n अपन कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 5 अंडर रूट n। ऊपर और नीचे से n अपन ने कॉमन ले लिया, n यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें अगर अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये 0 बन जाएगा, यहां से इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज हो रही है, 3 को कन्वर्ज हो रही है। और कोई एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था, एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि अनुक्रम 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n किसको अभिसरित होती है, किसको अभिसरित होती है ये पूछा गया था। ऑप्शन में अपने को दे रखा था रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। सेकंड ऑप्शन दे रखा था अपने को अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इस टाइप से ऑप्शन अपने को दे रखे थे। तो वही सीधा सा तरीका है, यहाँ बेसिक डेफिनेशन जिससे उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, सीधा अपन इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेके देख लेंगे। जो nth टर्म है उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेके देख लेंगे। और अपन ये बात जानते हैं, अगर एक फंक्शन की पावर में अगर दूसरा फंक्शन हो तो लिमिट लेने के लिए अपन सबसे पहले इसको क्या करते हैं, y के बराबर मानते हैं। इस लिमिट का मान अपन निकाल रहे हैं, देखो सबसे पहले अपन इसको y के बराबर मान लेंगे। तो इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। फिर इसके अंदर log ले लेंगे, फिर इसमें अपन log ले रहे हैं दोनों तरफ। इधर अगर अपन log लेंगे तो जो पावर है वो क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं n log 1 प्लस 1 अपॉन n, ये आ जाएगा। अब यहां log का प्रसार कर देंगे, इसके अंदर log का प्रसार कर रहे हैं, और log का अपन जानते हैं log 1 प्लस x का प्रसार क्या होता है, x माइनस log 1 प्लस x का प्रसार होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, चलता जाता है देखो ऐसे। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर, चलता जाएगा इसी तरीके से, ये इसका प्रसार हो जाएगा। तो यहां से अगर अपन देखें तो कितना हो जाएगा, log y n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस आ जाएगा आगे 1 अपॉन 3n स्क्वायर वगैरह आ जाएगा। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हैं। उधर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 3n स्क्वायर, ये आ जाएगा। आगे टर्म्स चलती जाएंगी। अब यहां पे अगर अपन n की जगह इनफाइनाइट करते हैं तो ये बन जाएगा 1, आगे वाली टर्म्स 0 हो जाएगी। तो log y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो log y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू आ रहा है e की पावर 1। तो यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो लिमिट अपन ने ली थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n ली थी, उसका मान कितना आ रहा है, e आ रहा है। और e क्या होती है अपन जानते हैं, इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही था, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही था। इसी प्रकार बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि n की पावर 1 अपॉन n है वो किसको कन्वर्ज होगी। तो सीधा सा तरीका है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1 अपॉन n का मान निकाल लेंगे, y के बराबर मान लेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे। सेम उसी तरीके से अपन कर सकते हैं, दोनों तरफ अपन log लेंगे तो 1 अपॉन n क्या आएगा, पहले आ जाएगा, यहां आ जाएगा कितना आ जाएगा, log n आ जाएगा। अब सीधा अगर अपन n की जगह इन्फिनिटी रखते हैं तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इधर डीएल हॉस्पिटल नियम लगा देंगे।
इधर डीएल हॉस्पिटल नियम लगा देंगे, log n का अवकलन करेंगे। डीएल हॉस्पिटल नियम में क्या करते हैं, अगर ऊपर का ऊपर अवकलन कर देते हैं, नीचे का नीचे अवकलन कर देते हैं, तो ऊपर log n का अवकलन 1/n हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ से y बराबर कितना हो गया, e की पावर 0 यानी कितना हो गया, 1 हो गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये किसको कन्वर्ज हो रही है, 1 को कन्वर्ज हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सीधे सीधे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे लिमिट निकाल के अपन बता सकते हैं, सीधे लिमिट निकाल के अपन बता सकते हैं कि जो सीक्वेंस होगी वो किस टाइप की सीक्वेंस होगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें, तो बेसिक जो डेफिनेशन इसकी दे रखी है उसकी थोड़ी सी अपन बात कर रहे हैं। देखो, अनुक्रम की जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी अपन थोड़ी बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ये जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज होगी, तो सीधा सीधा अपने को इस तरीके से आंसर बताना है, सीधा सीधा उसके अंदर लिमिट ले लेंगे और फिर उसका आंसर अपन बता देंगे। लेकिन वैसे अगर अपन डेफिनेशन देखें तो सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन होती है वो अपन बात कर रहे हैं। देखो, वैसे अगर अपन डेफिनेशन देखें तो अभिसारी अनुक्रम की क्या डेफिनेशन होती है उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की अपन बात कर रहे हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है वो अपन बात कर रहे हैं। अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम कहलाती है, अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम कहलाती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि अनुक्रम xn वास्तविक संख्या L को अभिसरित होती है, वास्तविक संख्या L को अभिसरित होती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n नोट बिलोंग्स टू n, ताकि मॉड ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नोट। वैसे अगर अपन देखें, इसकी जो डेफिनेशन देखें तो वो ये डेफिनेशन होती है, यानी अनुक्रम xn है वो l को कन्वर्ज होती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, अभी अपन देखेंगे एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए अपने को एक ऐसा n नोट मिल जाए, ऐसी अपने को एक प्राकृत संख्या मिल जाए कि उससे आगे वाले जितने भी पद हैं, वो सारे कहाँ पे आने चाहिए, L के नेबरहुड में आने चाहिए। इसको अगर अपन लिखें तो देखो प्लस माइनस लगा के लिख सकते हैं, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये स्टेप आएगी। देखो, ये स्टेप आएगी, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नोट, यानी कहने का मतलब अपने को एक ऐसा n नोट मिल जाना चाहिए, ऐसी अपने को एक संख्या मिल जानी चाहिए कि उससे आगे वाले अनुक्रम के जितने भी पद हैं वो कहाँ पे आने चाहिए, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में आने चाहिए। यानी अपन ये कह सकते हैं L के नेबरहुड में आने चाहिए, L के प्रतिवेश में आने चाहिए, तब उस अनुक्रम को अपन कहते हैं कि वो अभिसारी अनुक्रम है। और किसको कन्वर्ज हो रही है, L को कन्वर्ज हो रही है। अब वैसे इस डेफिनेशन का क्या मतलब है वो अपन बात कर रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, देखो अपन n/n+1 की बात कर रहे हैं, n/n+1 की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसकी लिमिट अगर अपन निकालते हैं, इसकी अगर अपन लिमिट निकालते हैं तो लिमिट n/n+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट लेंगे तो इसका मान आएगा 1 आएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो सीधा ही अपन क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकाल लेंगे। अब यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज हो रही है, 1 को कन्वर्ज हो रही है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अपने को देखना है तो अपने को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए अपने को एक ऐसा n नोट मिल रहा है कि उस n नोट से आगे वाले जितने भी अनुक्रम के पद हैं वो सारे कहाँ पे आ रहे हैं, 1 के नेबरहुड में आ रहे हैं। तो उसके लिए जो बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर l, इसका मतलब ये होता है कि मॉड ऑफ xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नोट के लिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को लेके चलते हैं और फिर अपन एक ऐसा n नोट ढूंढते हैं कि उससे आगे वाले सारे पद कहाँ पे आने चाहिए, L के नेबरहुड में आने चाहिए। तो यहाँ पे अपन देखो, इसको अपन ये लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो n/n+1 -1 लेस देन एप्सिलॉन, ये अपन लेके चलेंगे। देखो, और अपन सिद्ध करके बताएंगे कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए अपने को एक ऐसा n नोट मिल रहा है कि उससे आगे वाले पद कहाँ पे आ रहे हैं, 1 के नेबरहुड में आ रहे हैं। देखो, तो यहाँ पे अगर अपन इसको सोल्व करें, ये जो डेफिनेशन है वो मैं काम में ले रहा हूँ, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो n+1 इसका एलसीएम आएगा, यहाँ आ जाएगा n माइनस n माइनस 1, n से n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये आएगा, देखो 1/n+1 लेस देन एप्सिलॉन आएगा।
यहां से कितना आ जाएगा 1/ε छोटा हो जाएगा किससे, n+1 से। यहां से अगर अपन देखें तो कितना आएगा 1/ε-1 छोटा हो जाएगा किससे, n से। अब यहां से अपन ये कह सकते हैं, यानी n का मान क्या आ रहा है, देखो बड़ा आ रहा है किससे, 1/ε-1 से। तो अपन ये कह सकते हैं यदि n0 बिलोंग्स टू n, यदि n0 बिलोंग्स टू n, इस प्रकार चुने, इस प्रकार चुने कि n0 बड़ा होना चाहिए किससे, 1/ε-1 से। देखो तब हमेशा n/n+1-1 वो लेस देन एप्सिलॉन ही आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। यदि n0 का मान अपन इससे बड़ा ले लेते हैं, यदि n0 का मान अपन इससे बड़ा ले लेते हैं, यदि n0 का मान अपन इससे बड़ा ले लेते हैं, यदि n0 का मान अपन 1/ε-1 से अगर बड़ा ले लेते हैं, तो अनुक्रम के सारे पद वो इस नियम का पालन करेंगे। देखो यानी अनुक्रम के जो पद आएंगे वो कहां पे आएंगे, 1 के नेबरहुड में आएंगे। लेके अपन देख सकते हैं, देखो अब n0 का मान किस पे डिपेंड करता है, देखो 1/ε पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन क्या होती है, एक बहुत छोटी धनात्मक संख्या होती है। सपोज एप्सिलॉन का मान ले लिया अपन ने, जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेना चाहिए, लेकिन एप्सिलॉन बराबर ले लिया, सपोज अपन ने 0.1 ले लिया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1 लेंगे, तो यहां से n0 बड़ा हो जाएगा किससे, एप्सिलॉन की जगह मैं 0.1 रख रहा हूं, एप्सिलॉन की जगह 0.1 रखेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 10-1 यानी 9 बन जाएगा। अब यदि n0 का मान अगर मैं 9 से बड़ा लेता हूं, तब अनुक्रम के सारे पद कहां पे मिलेंगे, आपको 1 के नेबरहुड में मिलेंगे। देखो 1 के नेबरहुड में मिलेंगे। और 1 का नेबरहुड देखने का क्या तरीका होता है, कोई भी वास्तविक संख्या उसका नेबरहुड देखने का ये तरीका होता है, a में से एप्सिलॉन तो घटा देते हैं और एप्सिलॉन जोड़ देते हैं, फिर ओपन इंटरवल ले लेते हैं। देखो ओपन इंटरवल यानी a-ε और a+ε के बीच की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, a का नेबरहुड कहलाती है। तो यहां पे जैसे 1 का नेबरहुड देखना है तो अपन क्या करेंगे, 1 में से एप्सिलॉन घटा देंगे तो इधर आएगा 0.9, 1 में एप्सिलॉन जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1.1, यानी सारे पद कहां पे आएंगे, 0.9 और 1.1 के बीच में आने चाहिए। तो अब अपन चेक करते हैं कि n0 का मान अगर 9 से बड़ा लेते हैं तो इसके पद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो अपन चेक करते हैं। तो जैसे n0 का मान ले लिया, मान लो 9 से बड़ा कोई भी ले सकते हैं, सपोज n0 का मान या n का मान अपन ने ले लिया, ये ले लिया 20 ले लिया, n बराबर अगर 20 लेंगे तो इस अनुक्रम के जो पद आएंगे वो आएगा 20/21, 20/21 आएगा। और 20/21 का मतलब लगभग कितना हो जाएगा, 20/21 आ रहा है। 20/21 का मान अगर देखें तो लगभग आएगा 0.99 के आसपास आएगा। और अपन देख रहे हैं 0.99 कहां पे आ रहा है, 0.9 और 1.1 के बीच में ही आ रहा है। देखो कहने का मतलब यदि n0 का मान 9 आ गया तो इससे 9 से बड़े वाला चाहे आप कोई भी पद लेके देख लो, इससे आगे वाला आप कोई भी पद लेके देख लो, प्रत्येक पद आपको कहां पे मिलेगा, 0.9 और 1.1 के बीच में मिलेगा। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अनुक्रम के सारे पद कहां पे कन्वर्ज हो रहे हैं, 1 के पास कन्वर्ज हो रहे हैं। देखो तो इसका मतलब 1 क्या कहलाएगी, इसकी लिमिट कहलाएगी, और ये जो अनुक्रम है, ये जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज हो रही है, 1 को कन्वर्ज हो रही है। देखो ऐसी अपने को एक संख्या मिल गई, ऐसी अपने को एक संख्या मिल गई कि उससे आगे वाले सारे पद क्या आ रहे हैं, इसके नेबरहुड में आ रहे हैं। देखो वहां पे अपन लिख रहे थे प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन का मतलब ये कि एप्सिलॉन का मान आप 0.1 ले सकते हो, 0.01 ले सकते हो, या कोई भी ले सकते हो। प्रत्येक के लिए जो अनुक्रम के पद आएंगे वो कहां पे आएंगे, 1 के नेबरहुड में आएंगे। तब 1 को अपन क्या कह सकते हैं, इस अनुक्रम की सीमा कह सकते हैं। वैसे अगर अपन देखें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे अपन एक एग्जाम्पल अपन देख रहे थे। देखो उसके बाद में अगर अपन बात करें तो एक डेफिनेशन, एक नोट अपन लगा के लिख सकते हैं। एक बात, कोई भी अनुक्रम xn अगर एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, कोई अनुक्रम अगर एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, ऐसे एक थ्योरम अपन पढ़ते हैं, यदि कोई अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है और परिबद्ध है तो वो हमेशा क्या होती है, एक अभिसारी अनुक्रम होती है। देखो वो हमेशा क्या होती है, एक अभिसारी अनुक्रम होती है। और ऐसी स्थिति में उसकी जो लिमिट आती है वो हमेशा किसके बराबर आती है, सुप्रीमम के बराबर आती है। ऐसी स्थिति में उसकी जो लिमिट आती है वो किसके बराबर आती है, सुप्रीमम के बराबर आती है। ये बात कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि यदि अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम है तब लिमिट xn, या वर्धमान अनुक्रम है, अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है और अभिसारी अनुक्रम है, तब उसकी जो सीमा होती है वो किसके बराबर होती है। तो लिमिट xn बराबर होता है हमेशा किसके, सुप्रीमम ऑफ xn के, ये अपन कह सकते हैं। देखो अगर हासमान अनुक्रम है, यदि अनुक्रम xn है वो एकदिष्ट हासमान अनुक्रम है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है,
और अगर बाउंडेड सीक्वेंस है, परिबद्ध अनुक्रम है, बाउंडेड सीक्वेंस है, तब भी वो हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। देखो तब भी वो क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, अभिसारी अनुक्रम होती है। और ऐसी स्थिति में इसकी जो लिमिट आती है, ऐसी स्थिति में इसकी जो लिमिट आती है वो किसके बराबर आती है, निम्नक के बराबर आती है, इन्फीमम ऑफ xn के बराबर आती है। ये अपन कह सकते हैं। देखो पीछे वाला एग्जाम्पल ही अगर अपन लेके देखें, देखो ये एग्जाम्पल अपन ले रहे थे, देखो n/n+1 ये एग्जाम्पल अपन ले रहे थे। देखो आपने वो चेक करना है कि मान लो बेसिक डेफिनेशन से अपने वो चेक करना है कि अभिसारी अनुक्रम है या नहीं, या सीधा भी अपने को पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये पूछी जा सकती है कि ये परिबद्ध अनुक्रम है या नहीं। तो सीधा सा तरीका है, इसके पद निकाल के देख लेंगे। देखो इसकी टर्म्स अपन निकाल के देख लेंगे। सबसे पहले अपन n बराबर 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 2 रखेंगे कितना आएगा, 2/3, चलता जाएगा। देखो लास्ट में n की जगह इनफाइनाइट करके देख लेंगे। देखो लास्ट में n की जगह इनफाइनाइट करके देख लेंगे, n की जगह इनफाइनाइट करेंगे, इसका मान कितना आ रहा है, 1। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तब इसका जो टर्म है वो किसकी ओर अग्रसर हो रही है, 1 की ओर अग्रसर हो रही है। यानी लास्ट वाला जो पद है वो कितना आएगा, इसका 1 आएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। भी वैसे देखिए तो 1 इस अनुक्रम में नहीं आएगा, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि लास्ट जो पद है वो 1 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अनुक्रम के जितने भी पद हैं वो सारे कहाँ पे आएंगे, देखो 1/2 से लेकर कहाँ तक आएंगे, 1 तक आएंगे। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो 1/2 से लेकर कहाँ तक आएंगे, 1 तक आएंगे। तो इसका मतलब अपने को दो संख्याएं मिल रही हैं कि अनुक्रम के सारे पद उन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसको अपन बाउंडेड सीक्वेंस कह सकते हैं। एक बार दोबारा अपन बात कर रहे हैं, परिबद्ध अनुक्रम अगर चेक करनी है तो सीधा सा है, उसकी टर्म्स निकाल के देख लेंगे। देखो पहला पद 1/2 आ गया, दूसरा 2/3 आ गया, लास्ट में n टेंड्स टू इनफाइनाइट करके देख लिया करो। अगर लास्ट में n टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पे यदि इसका परिमित मान आ रहा है, फाइनाइट मान आ रहा है, तो इसका मतलब वो अनुक्रम क्या हो जाएगी, परिबद्ध अनुक्रम हो जाएगी। ये इसका क्या कहलाएगा, देखो सुप्रीमम कहलाएगा। इसको अपन कहेंगे उच्चक, ये इसका सुप्रीमम कहलाता है। तो पहली बात तो आपको ये पूछा जा सकता है कि परिबद्ध अनुक्रम है या नहीं। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये परिबद्ध अनुक्रम है, यहां अपन देख रहे हैं परिबद्ध अनुक्रम है। सेकंड अपने को ये पूछा जा सकता है कि ये हासमान अनुक्रम है या वर्धमान अनुक्रम है। तो वो आपको पहले दूसरे तीसरे पद से ही पता लग जाएगा। यहाँ 1/2 आ रहा है, फिर 2/3 आ रहा है, फिर 3/4 आ रहा है। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं अनुक्रम के पद बढ़ते जा रहे हैं, और अनुक्रम के पद बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गई, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम हो जाएगी। तो परिबद्ध अनुक्रम है, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम है, ये सॉरी एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम हो जाएगी। पद बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगी, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम हो जाएगी। तो परिबद्ध अनुक्रम है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, अभिसारी अनुक्रम हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। फिर इसकी लिमिट निकालना आपको पूछा जा सकता है कि ये किसको कन्वर्ज होगी। तो सीधी सी बात है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल के देख लेंगे। जो nवां पद है उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के देख लेंगे, उसका मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है वो किसको अभिसरित हो रही है, 1 को अभिसरित हो रही है। देखो ये जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज हो रही है, 1 को कन्वर्ज हो रही है, ये अपन कह सकते हैं। देखो और ऐसी स्थिति में अपन देख रहे हैं 20 की जो लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इस सीक्वेंस की जो लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है, देखो अपन ये कह सकते हैं लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। देखो 1 आ रही है। और इसका जो सुप्रीमम है वो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो सुप्रीमम भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि देखो परिबद्ध अनुक्रम है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, इसका मतलब अभिसारी अनुक्रम है, और इसकी जो लिमिट आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, सुप्रीमम के बराबर आ रही है। ये बात अपन कह सकते हैं, ये बात अपन कह सकते हैं। एक तो इस टाइप के सामान्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं भी। जैसे पहला पद दे दिया आपको x1 बराबर ये दे दिया, x1 बराबर आपको दे दिया जैसे 1/2, और फिर n+1वें पद में और nवें पद में संबंध दे दिया। जैसे ये अपने को दे रखा है 2xn+1, अपॉन में दे रखा है 3 दे रखा है। x1 बराबर ये दे रखा है, xn+1 बराबर दे रखा है 2xn+1/3 दे रखा है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब कई बार इसकी सीमा वगैरह निकालना पूछ लिया जाता है, कई बार इसकी सीमा वगैरह ऐसी अपने को एक सीक्वेंस दे रखी है जिसका पहला पद तो इतना है और nवें पद में और n+1वें पद में ये संबंध है, तब इसकी सीमा वगैरह निकालना कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो अपन ये चेक कर लेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं। तो वो कैसे पता लगाएंगे, अपन चेक करेंगे कि वर्धमान अनुक्रम है या हासमान अनुक्रम है। तो पहला पद तो अपने को दे ही रखा है, पहला पद अपने को 1/2 दे रखा है। दूसरा पद अपन यहां से निकाल सकते हैं, देखो n की जगह इसमें 1 रख देंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो ये बनेगा देखो 2x1 + 1/3 ये बनेगा।
अब यहाँ पे x1 का मान रखेंगे तो ये आएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन में आएगा 3 आएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल तो ये आ गया 2/3, 2/3 आ गया। अब चाहो तो एक पद और निकाल के देख सकते हो, बाकी यहीं से पता लग रहा है। देखो पहला पद कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है और दूसरा पद आ रहा है 2/3, यानी अपन ये कह सकते हैं कि पहला पद छोटा आ रहा है किससे, दूसरे पद से। देखो तीसरा पद चाहो तो और निकाल सकते हो, वो भी इसी क्रम में आएगा। देखो तो इसको देख के अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम हो जाएगी। देखो यहीं से पता लग जाएगा, पहले दूसरे तीसरे पद अपन निकाल के देख लेंगे, उसी से अपने को पता लग जाएगा एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम आ रही है। देखो एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम आ रही है, ये अपन कह सकते हैं। देखो उसके बाद में सेकंड अपन चेक करेंगे कि परिबद्ध है या नहीं, उसके बाद में अपन चेक करते हैं कि बाउंडेड है या नहीं। तो बाउंडेड वैसे तो गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको चेक किया जाता है, मैथमेटिकल इंड्यूशन से यहाँ चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ अगर अपन देखें भाई, यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो x1 कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, और वो क्या आ रहा है लेस देन 1 आ रहा है। देखो x1 कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, जो कि लेस देन 1 आ रहा है। दूसरा पद कितना आ रहा है देखो 2/3 आ रहा है, वो भी कितना आ रहा है लेस देन 1 आ रहा है। देखो अब मैथमेटिकल इंड्यूशन का मतलब क्या होता है, अपन ये मान लेंगे, देखो अपन ये मान लेंगे कि xn हुआ जो पद है, n हुआ पद है, वो भी क्या आ रहा है लेस देन 1 आ रहा है। देखो nवें पद को भी अपन लेस देन 1 मान लेंगे और फिर n+1वें पद को सिद्ध कर देंगे, तो n हुआ पद क्या आ रहा है लेस देन 1 आ रहा है। देखो अब ये पद बनाना है अपने को। देखो तो दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया। देखो फिर इसमें 1 जोड़ दिया, फिर दोनों तरफ इसमें 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। देखो फिर इसमें 3 से भाग दे दिया, ये पद अपने को बनाना है। देखो इधर आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा, और इसको अपन लिख सकते हैं xn+1 हुआ पद लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखो तो अपन n हुआ पद 1 से छोटा आ रहा था, n+1 हुआ पद भी 1 से छोटा आ रहा है। देखो तो इसका मतलब अपन गणितीय आगमन सिद्धांत से ये कह सकते हैं, मैथमेटिकल इंड्यूशन से अपन ये कह सकते हैं कि अनुक्रम के सारे पद ही क्या होंगे, 1 से छोटे होंगे। देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से ये कहा जा सकता है, मैथमेटिकल इंड्यूशन से अपन ये कह सकते हैं कि अनुक्रम के सारे पद ही क्या आएंगे, 1 से छोटे आएंगे। देखो तो इसका मतलब अनुक्रम क्या थी, एक वर्धमान अनुक्रम थी, और ऊपर से किससे परिबद्ध है, देखो 1 से परिबद्ध है। वर्धमान अनुक्रम नीचे से हमेशा पहले पद से परिबद्ध होती है, नीचे से पहले पद से परिबद्ध होती है क्योंकि वर्धमान अनुक्रम है, और वर्धमान अनुक्रम के सारे पद क्या होंगे, पहले पद से बड़े ही होंगे। तो इसका मतलब नीचे से तो 1/2 से परिबद्ध हो गई और ऊपर से 1 से परिबद्ध हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, एक बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। अब एकदिष्ट वर्धमान है, परिबद्ध है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, एक अभिसारी अनुक्रम हो जाएगी। अब अपन इसकी सीमा निकाल के देख सकते हैं। देखो इसकी सीमा निकालने का क्या तरीका, देखो इसकी सीमा अपन निकाल के देख रहे हैं। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है सीमा निकालने का। अभिसारी अनुक्रम है, उसकी सीमा क्या होती है, अद्वितीय होती है। तो इसमें लिमिट ले लिया करो सीधा। देखो इसमें लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ, यहां भी लिमिट ले लेंगे, दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे। देखो और अपन ये बात जानते हैं कि अभिसारी अनुक्रम की सीमा क्या होती है, अद्वितीय होती है। चाहे nवें पद में लिमिट लो, चाहे n+1वें पद में लिमिट लो, बराबरी आएगी, l के बराबरी आएगी या कोई भी संख्या के बराबर आएगी। तो इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, देखो l कह सकते हैं, इसको भी अपन l कह सकते हैं। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो अब यहां से अगर अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3l = आ जाएगा 2l+1। यहां से l बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो यहां से l बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी सीमा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहां अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको पूछा जाता है और ऑप्शन ये पूछा जाता है कि मान लो ये सीक्वेंस दे दी, फिर ये पूछेंगे कि ये किसको कन्वर्ज हो रही है, तो इतना काम करने की जरूरत नहीं है अपने को, सीधा ही बस यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में अपने को ये नहीं दे रखा है, मान लो अपसारी वगैरह नहीं दे रखा है, सीधी कोई संख्या दे रखी है, तो सीधा ही अपन क्या करेंगे, यही लिमिट निकाल के देख लेंगे। देखो इसमें लिमिट लगा देना, इसमें लिमिट लगा देना, फिर दोनों की जगह l लिख देना, दोनों की जगह l लिख के l का मान निकाल लेना। देखो दोनों की जगह l लिख के फिर l का मान निकाल लेना, जितना l का मान आएगा उसी को जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। और कोई एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे x1 बराबर अपने को दे रखा है, मान लो ये दे रखा है। देखो x1 बराबर अपने को दे रखा है √2, xn+1 बराबर अपने को दे रखा है जैसे √2 + xn दे रखा है, √2 + xn दे रखा है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। पूछा गया किसको अभिसरित होगी। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा, ये जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज होगी ये पूछा जाएगा। तो अपने को कोई वर्धमान हासमान अभी नहीं चेक करना है, न बाउंडेड चेक करना है, आप तो इसमें लिमिट ले लेना सीधी, यहां लिमिट ले लेंगे सीधी, इधर भी लिमिट ले लेंगे। ऑब्जेक्टिव में करने का अपन एक तरीका देख रहे हैं, इधर भी लिमिट ले लेंगे।
अब अभिसर्त होना ये पूछ रहा है और ऑप्शन में मान लो संख्याएं दे रखी है अपने को, तो सीधी सी बात है कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज जो अभिसारी अनुक्रम होते हैं उसकी जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है, तो इसकी जगह भी क्या कर देंगे, एल लिख देंगे। देखो अभिसारी अनुक्रम में चाहे एनवें पद में अपन लिमिट निकालें या n+1वें पद में लिमिट निकालें, सेम ही आती है, तो यहां भी एल लिख देंगे, यहां भी एल लिख देंगे। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, इसके अंदर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बनेगा। देखो एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 0 बनेगा। यहां से इसको अगर अपन सोल्व करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, -1 और 2, एल बराबर आएगा -1 और 2। अब अपन ये बात जानते हैं कि जो वर्धमान अनुक्रम होती है उसकी जो सीमा होती है वो हमेशा क्या होती है, पहले पद से बड़ी होती है। अब थोड़ा सा ये चेक कर लेना कि ये वर्धमान अनुक्रम है या ह्रासमान अनुक्रम है, तो वो अपने को पहले और दूसरे पद से पता ही लग जाएगा। x1 बराबर कितना है, पहला पद कितना है, √2, दूसरा पद अगर अपन देखें तो n की जगह 1 रख देंगे। देखो इसमें तो यह आएगा √2 + x1, यानी कितना आ रहा है, 2 + √2 आ रहा है। अब अपने को ये देखना है कि इसमें ये पद बड़ा है या ये पद बड़ा है, तो सीधी सी बात अपन जानते हैं, देखो 2 + √2 ये बड़ा होता है किससे, 2 से, ये बात अपन जानते हैं। अब दोनों तरफ अंडर ले लो, देखो इसकी दोनों तरफ अंडर ले लिया। देखो तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि x2 बड़ा हो जाएगा किससे, x1 से, यानी x1 छोटा आ रहा है और x2 बड़ा आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गई, वर्धमान अनुक्रम हो गई। और वर्धमान अनुक्रम की जो सीमा होती है, लिमिट होती है, वो हमेशा पहले पद से बड़ी होती है, क्योंकि लिमिट का मतलब क्या होता है, जहां पे अनुक्रम के जिसके नेबरहुड में, जिसके प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद होते हैं, जिसके प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। तो अगर पहला पद अगर √2 आ रहा है तो इसका मतलब अनुक्रम के सारे पद ही √2 से बड़े होंगे, तो इसका मतलब -1 के नेबरहुड में इसका कोई भी पद नहीं आएगा, तो इसका मतलब -1 इसकी लिमिट नहीं हो सकती। देखो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बार बार ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, दोनों ही एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीधा अपन थोड़ा सा समय बचाने के लिए यहीं से लिमिट लेना शुरू कर देंगे। देखो अगर लिमिट के 2 मान आते हैं तो ये देख लेंगे कि वर्धमान अनुक्रम है या ह्रासमान अनुक्रम है। अगर वर्धमान अनुक्रम है तो सीमा क्या होगी, पहले पद से बड़ी, और ह्रासमान अनुक्रम है तो सीमा क्या हो जाएगी, पहले पद से छोटी। इस तरीके से अपन क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो और कोई एग्जाम्पल अपन चेक कर सकते हैं। देखो जैसे कोई भी अपने को दे रखा है, मान लो xn बराबर ये दे रखा है। देखो xn बराबर अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट में दे रखा है 1/n+1 दे रखा है, किसको अभिसर्त होती है ये पूछा गया। देखो ये जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज होगी ये पूछा गया। देखो तो यहां अपने को कोई डेफिनेशन या कुछ भी नहीं निकालना है, सीधा nवां पद है उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेके देख लेंगे। अब थोड़ा सा इसको अगर अपन सॉल्व करें तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो 1 - 1/2, इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, इसको अपन लिख सकते हैं 1/n - 1/n+1, ये लिख सकते हैं। पहले पद को अपन ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे पद को ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये सारी टर्म्स कैंसिल, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। देखो ऐसे इससे पहले वाला जो पद आएगा, इससे पहले वाली जो टर्म आएगी वो आएगी, देखो 1/n - 1 -1/n आएगी, तो उससे ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो कहने का मतलब xn बराबर कितना बचेगा, देखो xn बराबर हो गया 1 - 1/n+1, ये हो गया। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लो, अब इसमें ले लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। देखो इधर भी अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, देखो इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। अब n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0, n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये बनेगा 0, यानी कितना आ गया इसका मान 1। तो बिल्कुल आसानी से अपन आंसर बता सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो किसको अभिसर्त हो रही है, 1 को अभिसर्त हो रही है। देखो ये जो अनुक्रम है वो किसको अभिसर्त हो रही है, 1 को अभिसर्त हो रही है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखो अनुक्रम के सीमा बिंदु की बात कर सकते हैं। देखो अनुक्रम का सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट, सीमा अलग है, सीमा बिंदु अलग होता है। लिमिट पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। देखो लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की, वास्तविक संख्या अल्फा, वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाता है, अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाता है।
अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए अनुक्रम के अनंत पद, अनुक्रम के अनंत पद अल्फा के प्रतिवेश में विद्यमान हो, अल्फा के प्रतिवेश में विद्यमान हो, अल्फा के प्रतिवेश में विद्यमान हो। यानी देखो कोई भी संख्या अपन ले लेंगे, कोई भी संख्या है वो क्या कहलाएगी, अनुक्रम xn का लिमिट पॉइंट कहलाएगी यदि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए अनुक्रम के जो अनंत पद है वो कहां पे आने चाहिए, अल्फा के नेबरहुड में आने चाहिए। यानी अल्फा का जो प्रतिवेश है उसके अंदर अनुक्रम के अगर अनंत पद होते हैं तब अल्फा क्या कहलाता है, अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाता है। अनुक्रम का जो सीमा बिंदु है वो विद्यमान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अनुक्रम के सीमा बिंदु अद्वितीय यानी यूनिक भी हो सकता है और अनुक्रम में विद्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अनुक्रम के अनंत सीमा बिंदु भी हो सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल अपन देख रहे हैं, देखो मान लो इस अनुक्रम का सीमा बिंदु अपने को निकालना है। देखो 1 + -1 की पावर n एक अनुक्रम दे रखी है, इसका सीमा बिंदु अपने को पूछा गया। देखो इसका सीमा बिंदु अपने को पूछा गया है। सबसे पहले अपन इसकी टर्म्स देखेंगे तो टर्म्स क्या आएंगी, सबसे पहले n = 1 रखेंगे तो 0 आएगा। देखो 2 रखेंगे 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, चलता जाएगा। देखो अब अपने को चेक करना है, कोई भी संख्या अपन ले लेंगे, वो अपने को संख्या को चेक करना है कि इसका लिमिट पॉइंट होगी या नहीं होगी। तो जैसे मान लो सपोज मैं 5 ले रहा हूं, मेरे को चेक करना है कि 5 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, मैं लिखूंगा 5 का नेबरहुड। 5 का नेबरहुड लिखने का क्या तरीका है, देखो एप्सिलॉन ले लेंगे अपन, बहुत छोटी संख्या लेंगे। देखो एप्सिलॉन बराबर ले लिया अपन ने 0.1। अब 5 में से मैं एप्सिलॉन घटा दूंगा, एप्सिलॉन जोड़ दूंगा। 5 में से 0.1 तो मैंने घटा दिया, देखो, और 5 में मैंने 0.1 जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। देखो मेरे को ये चेक करना है कि 5 इसका सीमा बिंदु है या नहीं, तो मैं 5 का नेबरहुड लिख रहा हूं। देखो 5 में से मैंने 0.1 घटा दिया, 0.1 जोड़ दिया। अब अपने को ये देखना है कि अनुक्रम के अनंत पद 5 के प्रतिवेश में है क्या, अनुक्रम के अनंत पद 4.9 और 5.1 के बीच में है क्या, वो अपने को चेक करना है। तो यहाँ पे अपन देखें तो अनुक्रम का कोई भी पद 4.9 और 5.1 के बीच में नहीं है, तो इसका मतलब 5 इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। देखो 5 इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। फिर मैं चेक कर रहा हूं कि 2 इसका लिमिट पॉइंट है क्या, 2 को इसका लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं। देखो अपन तो 2 का नेबरहुड लिख लेंगे। देखो 2 का नेबरहुड लिख रहे हैं, एप्सिलॉन घटा देंगे, एप्सिलॉन जोड़ देंगे। देखो इधर 1.9 हो जाएगा, इधर 2.1 हो जाएगा। देखो एप्सिलॉन मैंने घटा दिया, एप्सिलॉन मैंने जोड़ दिया। अब अपने को चेक करना है कि 2 के प्रतिवेश में इसके कितने पद आ रहे हैं। तो 2 का प्रतिवेश का मतलब हो गया 1.9 और 2.1। तो यहां अपन देख रहे हैं 1.9 और 2.1 के बीच में इसका दूसरा पद भी आ रहा है, इसका चौथा पद भी आ रहा है। फिर आगे अगर अपन देखें तो इसका छठा पद है, वो भी यहाँ पे आएगा। फिर इसके आगे अगर अपन देखें तो 8वां पद भी यहाँ पे आएगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अनुक्रम के अनंत पद कहाँ पे आ रहे हैं, देखो 1.9 और 2.1 के बीच में आ रहे हैं। देखो 1.9 और 2.1 के बीच में आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। 2 के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद आ रहे हैं, इसका मतलब इसका सीमा बिंदु कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका सीमा बिंदु कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो ऐसे अपन देख सकते हैं, देखो 0 भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 0 का नेबरहुड में लिख रहा हूं, इधर 0.1 घटा दिया, इधर 0.1 जोड़ दिया। देखो अब इन दोनों संख्याओं के बीच में अनुक्रम के पद आने चाहिए, देखो अनंत पद आने चाहिए। तो यहां अपन देख सकते हैं, देखो पहला पद, फिर तीसरा पद, फिर 5वां पद, फिर 7वां पद, सारे पद कहां पे आ रहे हैं, दोनों संख्याओं के बीच में आ रहे हैं। देखो तो इसका मतलब 0 को भी अपन क्या कह सकते हैं, लिमिट पॉइंट कह सकते हैं। यानी सीधी सी भाषा में अपन ये कह सकते हैं कि जो पद बार बार रिपीट होता है वो तो हमेशा लिमिट पॉइंट हो ही जाता है। जो पद बार बार रिपीट होता है वो हमेशा लिमिट पॉइंट हो जाता है। कोई भी सीक्वेंस अपन ले रहे हैं, मान लो ये ले रहे हैं, देखो -1 की पावर है, ये अपन कोई सीक्वेंस ले रहे हैं। देखो जैसे इसके अगर अपन टर्म्स देखें तो टर्म्स क्या आएंगी, सबसे पहले अपन n = 1 रख देंगे। देखो फिर n = 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, देखो फिर 2 रखेंगे। सबसे पहले n = अपन 1 रख रहे हैं, सॉरी सबसे पहले n = 1 रख रहे हैं, फिर n = 2 रख रहे हैं। देखो फिर 3 रखेंगे, -1 आ जाएगा, 4 रखेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, चलता जाएगा। देखो ऐसे ये अनुक्रम के पद आएंगे। देखो अब जो पद बार बार रिपीट होता है वो लगभग क्या हो जाता है, सीमा बिंदु हो जाता है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो सीमा बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, इसके जो लिमिट पॉइंट है वो क्या क्या हो जाएंगे, -1 और 1 हो जाएंगे। देखो -1 और 1 इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। देखो और कोई सीक्वेंस अपन ले सकते हैं। देखो जैसे ये सीक्वेंस ले रहे हैं अपन sin nπ/2, ये सीक्वेंस अपन ले रहे हैं। देखो
इसकी टर्म्स देखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले n बराबर अपन रख देंगे 1। मान कहां से रखते हैं, n के मान कहां से रखते हैं, नेचुरल नंबर से रखते हैं। प्रांत क्या होता है, जो अनुक्रम है उसका प्रांत होता है n, तो n के जो मान रखने वो n से रखने हैं। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे, साइन पाई बाई 2 आएगा, साइन पाई बाई 2 का मतलब हो जाएगा 1। n बराबर 2 रखेंगे, साइन पाई आएगा, उसका मतलब 0। 3 रखेंगे कितना आएगा, -1। 4 रखेंगे कितना आएगा, 0। 5 रखेंगे कितना आएगा, 1। चलता जाएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो 1 की, 0 की और -1 की बार बार क्या होगी, इसमें पुनरावृत्ति होगी, बार बार रिपीट होंगे। तो इसका मतलब इसकी सीमा बिंदु क्या क्या हो जाएंगी, इसके सीमा बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, इसके सीमा बिंदु हो जाएंगे -1, 0 और 1, ये हो जाएंगे। देखो इसके सीमा बिंदु हो जाएंगे -1, 0 और 1, ये अपन कह सकते हैं। देखो और कोई अनुक्रम ले रहे हैं, जैसे 1/n ले रहे हैं अपन, 1/n। इसके पद अगर अपन देखें तो 1, 1/2, 1/3 ये पद आएंगे। देखो चलते जाएंगे। देखो 1/10 आएगा, फिर 1/11 आएगा, फिर 1/12 आएगा, चलते जाएंगे। देखो इस तरीके से। अब अपने को चेक करना है कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं 1 को चेक कर रहा हूं। देखो 1 को चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 का नेबरहुड लिखेंगे, तो 0.1 इसमें से घटा दो, 0.1 इसमें जोड़ देंगे, 0.1 इसमें से घटा दिया, 0.1 इसमें जोड़ दिया। अब 0.9 और 1.1 के बीच में इसके कितने पद आ रहे हैं वो अपन देखेंगे। तो 0.9 और 1.1 के बीच में इसका केवल एक पद आ रहा है। देखो इसके अलावा और कोई भी पद नहीं आ रहे हैं। इसकी बात करें तो ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.33 हो जाएगा। देखो आगे तो 0.9 और 1.1 के बीच में इसके अनंत पद नहीं आ रहे हैं, और अनंत पद नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। देखो फिर इसी तरीके से अपन चेक करेंगे। मान लो मैं चेक कर रहा हूँ 0 को चेक कर रहा हूँ। देखो 0 का नेबरहुड लिखेंगे, इधर अपन कितना आ जाएगा, 0.1 इसमें जोड़ देंगे, 0.1 इसमें घटा देंगे। देखो 0.1 इसमें से घटा देंगे तो इधर आ जाएगा कितना, -0.1 आ जाएगा। इधर आ गया कितना, -1/10, इधर आ गया 1/10। देखो अब अपने को ये देखना है कि अनुक्रम का कोई पद -1/10 और +1/10 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां अगर अपन देखें तो ये जो पद है 1/11, 1/12, ये सारे पद कहां पे आएंगे, देखो -1/10 और +1/10 के बीच में आएंगे। जैसे जैसे पद छोटे होंगे वो कहां पे आएंगे, देखो 0 की तरफ आते जाएंगे। देखो तो 1/11, 1/12, 1/13 आगे वाले जितने अनंत पद हैं वो सारे कहां पे होंगे, देखो 0 और 1/10 के बीच में होंगे। देखो यहाँ पे होंगे। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अनुक्रम के अनंत पद, अनुक्रम की इनफाइनाइट टर्म्स वो कहां पे आ रही है, 0 के नेबरहुड में आ रही है। तो इसका मतलब 0 क्या हो जाएगा, इसका सीमा बिंदु हो जाएगा। देखो 0 इसका क्या हो जाएगा, सीमा बिंदु हो जाएगा। लेकिन 0 इसके अंदर विद्यमान नहीं है भी, 0 इस सीक्वेंस के अंदर विद्यमान नहीं है। 0 इस अनुक्रम का कोई भी पद नहीं है, क्योंकि जब n का मान अपन टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तब 0 आएगा, और टेंस टू इनफाइनाइट वाला जो पद है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अनुक्रम का सीमा बिंदु 0 हो गया, जो कि इसमें विद्यमान नहीं है। अब यहां अगर अपन देखें तो इसकी सीमा भी कितनी होती है, सीमा भी कितनी होती है, 0 होती है। तो एक छोटी सी बात अपन ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से, यदि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अभिसारी अनुक्रम है, तो उसकी सीमा और सीमा बिंदु हमेशा आपको बराबर ही मिलेगा। तो सीधी सी बात है, उसकी सीमा निकाल के देख लिया करो। उसकी सीमा निकाल के देख लेंगे, जितनी उसकी सीमा होती है उतना ही क्या होता है, सीमा बिंदु होता है। यदि किसी अनुक्रम के एक से ज्यादा सीमा बिंदु है तब उसकी सीमा फिर विद्यमान ही नहीं होगी, उसकी सीमा फिर विद्यमान ही नहीं होगी। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, देखो इस सीक्वेंस की अपन बात कर रहे थे। इसकी सीक्वेंस की अगर अपन बात करें तो सीमा विद्यमान नहीं है। देखो सीमा इसकी विद्यमान नहीं है। सीमा तभी विद्यमान होती है जब उसका यूनिक मान आता है। तो सीमा विद्यमान नहीं है, और जबकि सीमा बिंदु कितने हैं, इसके सीमा बिंदु अभी अपन ने देखे थे, सीमा बिंदु क्या आ रहे थे, 0 और 2 आ रहे थे। सीमा बिंदु आ रहे थे 0 और 2 आ रहे थे। देखो तो इस तरीके से अपन अभिसारी अनुक्रम की, सीमा बिंदु की, इनकी बात अपन कर सकते हैं। देखो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, देखो थ्योरम्स हैं, वो अपन देख सकते हैं, और कई बार उनसे क्वेश्चन पूछा भी गया, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो सबसे पहली बात तो अपन ये कह सकते हैं कि अभिसारी अनुक्रम है, उसकी सीमा क्या होती है, अद्वितीय होती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो हमेशा क्या होती है, अद्वितीय होती है। अभिसारी अनुक्रम की जो सीमा होती है वो हमेशा क्या होती है, अद्वितीय होती है। ये अपन कह सकते हैं, देखो यूनिक होती है। अभी अपन देख रहे थे जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी उनकी जो लिमिट आ रही थी वो क्या आ रही थी, यूनिक आ रही थी। देखो सेकेंड अपन ये कह सकते हैं, देखो प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम, जो कि इंपॉर्टेंट बात भी है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम है वो क्या होती है, परिबद्ध होती है, बाउंडेड होती है, परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसका जो कन्वर्स है वो हमेशा सत्य नहीं होता। देखो विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है।
ये अपन कह सकते हैं। देखो कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो हमेशा क्या होती है, बाउंडेड होती है, लेकिन बाउंडेड है तो उसका कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा, जैसे ये ले सकते हैं अपन 1 + -1 की पावर n का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो इसकी अगर अपन टर्म्स देखें तो टर्म्स क्या आएंगे, देखो 0 2 फिर 0 2 ये टर्म्स आएंगे। देखो अगर यहाँ पे अपन देखें तो ये जो अनुक्रम है वो किसके बीच में आ रही है, अनुक्रम के सारे पद आ रहे हैं 0 और 2 के बीच में, तो इसका मतलब परिबद्ध अनुक्रम है। देखो बाउंडेड सीक्वेंस है, ये अपन कह सकते हैं। देखो परिबद्ध अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है, ये अपन कह सकते हैं। देखो लेकिन अगर वैसे अगर अपन इसकी लिमिट निकाल के देखें तो इसकी लिमिट आएगी 0 और 2, और 0 और 2 आएगी, इसका मतलब ये दोलनीय अनुक्रम है। तो वैसे अगर अपन देखें तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, तो अपन ये कह सकते हैं कि परिबद्ध अनुक्रम है, उसका अभिसारी होना जरूरी नहीं है, लेकिन अभिसारी अनुक्रम है वो हमेशा क्या होती है, परिबद्ध होती है। ऐसी तीसरी बात अपन ये कह सकते हैं, देखो अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम में वो हमेशा क्या होती है, परिबद्ध होती है। अभिसारी अनुक्रम हमेशा क्या होती है, परिबद्ध होती है, और उसका जो सीमा बिंदु है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। सीमा बिंदु अद्वितीय होता है, ये अपन कह सकते हैं। यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, जो अभी अपन बात कर रहे थे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी सीमा बिंदु है वो हमेशा क्या आएगा, अद्वितीय आएगा। और अपन ये कह सकते हैं कि अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी जो सीमा होती है वही क्या होता है, सीमा बिंदु होता है। अगर सीमा बिंदु 1 से ज्यादा है तो फिर सीमा विद्यमान नहीं होगी, और सीमा विद्यमान नहीं होगी तो फिर वो अभिसारी अनुक्रम नहीं होगी। जैसे -1 की पावर n वाला एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, 1 + -1 की पावर n वाला एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। उसके बाद में अपन ये कह सकते हैं, देखो xn अगर अभिसारी अनुक्रम है, आगे वाला पॉइंट अपन ये देख सकते हैं, xn अगर अभिसारी अनुक्रम है तो मॉड ऑफ xn भी क्या होगी, हमेशा अभिसारी अनुक्रम होगी। देखो ये भी अभिसारी अनुक्रम होगी। देखो ये भी हमेशा क्या होती है, अभिसारी अनुक्रम होती है, लेकिन इसका भी विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसका भी विलोम है वो सत्य होना आवश्यक नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। देखो विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसमें अगर मोड ऑफ एक्शन देखे तो वो भी क्या आएगी, कन्वर्जेंट आएगी, लेकिन अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है। देख सकते हैं अपन एक एग्जांपल देख सकते हैं। देखो जैसे -1 की पावर n की बात कर रहे हैं। देखो -1 की पावर n की बात कर रहे हैं। अगर वैसे अगर अपन देखें तो इसकी टर्म्स क्या आएंगे, देखो -1 1 -1 इस टाइप से आएंगे। देखो ये टर्म्स आएंगी। अब अगर इसकी लिमिट निकाल के देखें तो इसकी लिमिट क्या आएगी, देखो -1 या 1 आएगी। देखो और लिमिट -1 या 1 आएगी, इसका मतलब ये क्या है, दोलनीय अनुक्रम है। दो मानों के बीच में इसका nवां पद है वो क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। देखो ये अपन कह सकते हैं, देखो दोलनीय अनुक्रम है। देखो लेकिन अगर अपन मॉड ऑफ xn की बात करें, भाई यहाँ पे मॉड ऑफ xn की बात करें तो मॉड ऑफ xn बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो 1, यानी इसके सारे पद क्या आएंगे, देखो 1 1 1 इस टाइप से आएंगे। देखो ये सारे पद 1 1 ही आएंगे, और सारे पद अगर 1 आएंगे तो इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मैं लेता हूं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर भी इसका मान क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और 1 रहने का मतलब क्या हो गया, फाइनाइट हो गया और यूनिक हो गया। और यदि किसी अनुक्रम की सीमा फाइनाइट होती है, यूनिक होती है, तब वो क्या होती है, अभिसारी अनुक्रम होती है। देखो तब वो क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। ऐसी अनुक्रम को अपन अचर अनुक्रम भी कहते हैं। देखो ऐसी अनुक्रम को अपन अचर अनुक्रम भी कहते हैं। देखो सारे पद सेम ही आ रहे हैं। देखो n से इंडिपेंडेंट है, n से स्वतंत्र है, तो ऐसी सीक्वेंस को अपन ये कहते हैं, देखो अचर अनुक्रम भी कहते हैं। एक एग्जाम में पूछा गया था कि अचर अनुक्रम का परिसर होता है, तो यहाँ अपन देख सकते हैं इस अनुक्रम का परिसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक एलिमेंट आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पर कह सकते हैं, देखो मॉड ऑफ xn क्या आ रही है, अभिसारी आ रही है। देखो जबकि xn अभिसारी नहीं है। तो कोई भी अनुक्रम अगर अभिसारी है तो मॉड ऑफ xn भी क्या होती है, अभिसारी होती है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो हमेशा ट्रू नहीं होता है। एक होती है बोल्जनो वाइस्टाइस पर में होती है, उसका स्टेटमेंट भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम है उसका कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो कम से कम उसका एक लिमिट पॉइंट हमेशा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। देखो ऐसे ही अपन थोड़ी सी बात कर सकते हैं, देखो सब सीक्वेंस की, सब सीक्वेंस की अपन बात कर सकते हैं। देखो उपानुक्रम, सब सीक्वेंस की अपन बात कर सकते हैं, उपानुक्रम की बात कर सकते हैं। देखो उपानुक्रम सब सीक्वेंस, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन होती है। देखो इसकी, माना xn कोई अनुक्रम है, माना xn कोई अनुक्रम है, xn कोई अनुक्रम है तथा गामा n
गामा एन प्राकृत संख्याओं का, गामा एन प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तब एक्स गामा एन अनुक्रम एक्सएन का, अनुक्रम एक्सएन का उपानुक्रम कहलाता है, अनुक्रम एक्सएन का उपानुक्रम कहलाता है, अनुक्रम एक्सएन का उपानुक्रम कहलाता है। देखो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। देखो जैसे समुच्चय के लिए उपसमुच्चय होता है, वैसे ही अनुक्रम के लिए क्या होती है, उपानुक्रम होती है। देखो एक्सएन कोई अनुक्रम है और गामा एन क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम होना चाहिए। तब एक्स गामा एन को अपन क्या कहते हैं, अनुक्रम एक्सएन का उपानुक्रम कहते हैं। देखो तब एक्स गामा एन अनुक्रम एक्सएन का उपानुक्रम कहलाती है। मान लो मैंने कोई भी अनुक्रम ले लिया, देखो एक्सएन बराबर मैंने ये ले लिया, देखो एन अपॉन एन प्लस 1, ये मैंने कोई अनुक्रम ले लिया। देखो इसके पद अगर अपन देखेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/2, 1/3, या एन बराबर 2 रखेंगे 2/3, 3 रखेंगे 3/4, फिर 4/5, चलता जाएगा। देखो ऐसे ये पद आएगा। देखो अब अपने को क्या देखनी है, इसकी सब सीक्वेंस देखनी है। देखो अब अपने को देखनी है इसकी सब सीक्वेंस। तो गामा एन अपन लेंगे, देखो गामा एन अपन कुछ भी ले सकते हैं। गामा एन अपने को क्या लेना है, देखो निरंतर वर्धमान अनुक्रम लेना है। सपोज गामा एन बराबर ले लिया मैंने एन स्क्वायर ले लिया, देखो एन स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसके पद बढ़ते जाएंगे। देखो एन बराबर 1 रखेंगे 1 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा। देखो तो ऐसी अनुक्रम लेनी है जिसके पद लगातार बढ़ते जाएं। देखो गामा एन बराबर अपन कोई भी ले सकते हैं, एक अनुक्रम के कई उपानुक्रम हो सकते हैं। गामा एन बराबर मैंने ये ले लिया। देखो अब अपन निकाल रहे हैं, देखो इसका मान निकाल रहे हैं। अब अपन निकाल रहे हैं एक्स गामा एन का मान निकाल रहे हैं। देखो एक्स गामा एन का मान, गामा एन की जगह रख दिया मैंने, देखो एन स्क्वायर रख दिया। गामा एन की जगह मैंने एन स्क्वायर रखा, गामा एन की जगह मैंने एन स्क्वायर रख दिया। अब अपन इसका मान निकाल रहे हैं, देखो इसका मान निकाल रहे हैं। एक्स एन बराबर ये दे रखा है, देखो तो एक्स एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एन की जगह इसमें एन स्क्वायर कर देंगे। देखो एन की जगह इसमें कर देंगे एन स्क्वायर कर देंगे। देखो ये कर देंगे। देखो अब एन बराबर अगर अपन इसके अंदर 1 रखें तो 1 रखने पे कितना आएगा, देखो 1/2, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4/5, चलता जाएगा। देखो अपन ये कह सकते हैं यहाँ जो भी पद आ रहे हैं वो सारे के सारे वही पद है जो इसके अंदर है। देखो यानी इसके सारे के सारे पद किसमें विद्यमान होंगे, इसके अंदर विद्यमान होंगे। तो ये जो अनुक्रम है इसको अपन क्या कह सकते हैं, इस अनुक्रम का उपानुक्रम कह सकते हैं। समुच्चय के लिए जैसे उपसमुच्चय होता है ना भाई, इस अनुक्रम के सारे पद इसके अंदर है। देखो तब इस अनुक्रम को कह देंगे उपानुक्रम कह देंगे। देखो एक अनुक्रम की कई उपानुक्रम हो सकती हैं। सेकंड अपन ने ये ले लिया गामा एन बराबर मान लो मैंने ले लिया 3n ले लिया। देखो ऐसी अनुक्रम आपको लेनी है कि अनुक्रम के पद बढ़ते जाए। देखो तो एन बराबर 1 रखेंगे 3 आएगा, 2 रखेंगे 6 आएगा, पद बढ़ते जाएंगे। देखो अब अपन निकाल रहे हैं एक्स गामा एन का मान निकाल रहे हैं। देखो एक्स गामा एन का मान, एक्स गामा एन का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एन की जगह रखेंगे तो कितना आएगा, देखो x3n आ जाएगा। देखो एक्स गामा एन का मैं मान निकाल रहा हूँ। देखो x3n का मान अपन यहाँ से निकालेंगे। देखो जब यहाँ पे n है तो यहाँ आ रहा है n/n+1, तो x3n बराबर कितना आ जाएगा 3n/3n+1 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब इसमें n बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो ये बनेगा देखो 3/4, 2 रखेंगे तो कितना बनेगा 6/7, चलते जाएंगे। देखो चलते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो n बराबर अपन 5 रखेंगे तो 5/6 आएगा, 6 रखेंगे तो 6/7 आएगा, 7 रखेंगे 7/8 आएगा। अब आप देख सकते हो ये जो पद आ रहे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं। देखो तो इस अनुक्रम को भी अपन इसका क्या कह सकते हैं, सब सीक्वेंस कह सकते हैं, उपानुक्रम कह सकते हैं। इस अनुक्रम को भी इसका उपानुक्रम कहा जा सकता है। देखो एक होती है देखो कोसी अनुक्रम होती है, कोसी अनुक्रम होती है, कोसी अनुक्रम, मूल या कोसी अनुक्रम भी कहते हैं इसको, कोसी सीक्वेंस। और इसकी डेफिनेशन ये होती है देखो अनुक्रम xn, अनुक्रम xn मूल या कोसी अनुक्रम कहलाती है, मूल या कोसी अनुक्रम कहलाती है, मूल या कोसी अनुक्रम कहलाती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n, ताकि xn माइनस xm
लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। कोसी अनुक्रम का मतलब क्या होता है भाई, अपने को प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए ऐसा एक n नोट मिल जाना चाहिए। मान लो सपोज n नोट का मान आ गया 10, ये n नोट अपन निकालेंगे, इस डेफिनेशन से निकालेंगे। n नोट का मान आ गया, मान लो 10 आ गया। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। सपोज n नोट का मान आ गया 10। अब 10 से आगे वाले जितनी भी संख्याएं हैं उनके संगत जो अनुक्रम के पद है वो क्या रहे, उनका अंतर क्या रहना चाहिए, एप्सिलॉन से कम रहना चाहिए। सपोज आपने एप्सिलॉन का मान ले लिया, मान लो 0.1 ले लिया, n नोट का मान आ गया 10 आ गया। देखो अब 10वें पद से आगे वाले जितने भी पद हैं, 10वें पद से आगे वाले पद कोई भी हो सकता है, 100वां पद, 1000वां पद कोई भी हो सकता है, या 10,000वां पद, अपन कोई भी पद ले सकते हैं। देखो उनका अगर अंतर देखें, उनका डिफरेंस देखें, तो वो डिफरेंस क्या मिलना चाहिए अपने को, 0.1 से कम मिलना चाहिए। देखो अगर ऐसी कोई अनुक्रम है तब उसको अपन कहते हैं कोसी अनुक्रम कहते हैं। देखो ऐसी अपने को एक संख्या मिल जानी चाहिए, जैसे n नोट का मान मान लो 20 आ गया, तो 20वें से आगे वाले अनुक्रम के जितने भी पद हैं उनका अंतर क्या रहना चाहिए, एप्सिलॉन से कम रहना चाहिए। देखो 0.1 से कम रहना चाहिए, तब उस अनुक्रम को अपन कहते हैं कोसी अनुक्रम कहते हैं। और एक कोसी का सामान्य सिद्धांत होता है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होती है, कोसी अनुक्रम होती है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होती है, कोसी का सामान्य सिद्धांत होता है प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम है वो क्या होती है, कोसी अनुक्रम होती है। देखो तो अलग से अपने को कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर देखें तो प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होती है, कोसी अनुक्रम होती है। देखो और प्रत्येक कोसी अनुक्रम क्या होती है, अभिसारी अनुक्रम होती है। दोनों तरफ ये बात सही है। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जैसे दो स्टेटमेंट दे देंगे, फिर पूछेंगे कि दोनों सही है, एक सही है या कौन सा सही है, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होती है, कोसी अनुक्रम होती है। प्रत्येक कोसी अनुक्रम क्या होती है, अभिसारी अनुक्रम होती है। सेकंड बात अपन ये देख सकते हैं, देखो प्रत्येक कोसी अनुक्रम, या ऐसे अपन कह सकते हैं कि कोसी अनुक्रम का उपानुक्रम सब सीक्वेंस L को अभिसरित होता है, L को अभिसरित होता है, L को कन्वर्ज होता है, तब कोसी अनुक्रम भी हमेशा किसको कन्वर्ज होती है, L को ही कन्वर्ज होती है। कोसी अनुक्रम भी किसको कन्वर्ज होती है, L को ही कन्वर्ज होती है, L को कन्वर्ज होती है, अभिसरित होती है, ये अपन कह सकते हैं। देखो यानी इस बात का मतलब क्या है, कोसी अनुक्रम का कोई सबसीक्वेंस है, उसकी जो लिमिट है, यानी उसकी लिमिट मान लो L आ रही है, तो कोसी अनुक्रम की लिमिट भी हमेशा क्या आती है, L आती है। लेकिन सामान्य अनुक्रम के लिए बात सही नहीं है, सामान्य अनुक्रम के लिए बात सही नहीं है। अपन ये कह सकते हैं कि कोई अभिसारी अनुक्रम अगर आपको दे रखी है, कोई अभिसारी अनुक्रम आपको दे रखी है, का उपानुक्रम मान लो L को अभिसरित होता है, इसका उपानुक्रम सपोज L को अभिसरित होता है, इसका उपानुक्रम मान लो L को अभिसरित होता है, तब अनुक्रम का L को अभिसरित होना आवश्यक नहीं है। देखो अनुक्रम का L को अभिसरित होना आवश्यक नहीं है, यानी किसी अनुक्रम का, ये अभिसारी की जगह अपन ये कह सकते हैं किसी अनुक्रम का उपानुक्रम अगर L को अभिसरित होता है, तब अनुक्रम का L को अभिसरित होना आवश्यक नहीं है। कोई एग्जांपल लेके अपन देख सकते हैं। देखो इस बात को, कोई एग्जांपल अपन ले रहे हैं, जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन। देखो -1 की पावर n की बात कर रहे हैं। देखो -1 की पावर n की बात कर रहे हैं अपन, ये अपन ने कोई अनुक्रम ले ली। देखो xn बराबर हो गया -1 की पावर n। अब मैं इसका सब सीक्वेंस ले रहा हूं। देखो सब सीक्वेंस लेने के लिए मैंने गामा n बराबर ये ले लिया, सब सीक्वेंस लेने के लिए मैंने गामा n बराबर ये ले लिया। देखो गामा n बराबर ले लिया मैंने 2n ले लिया, 2n ले लिया। अब x गामा n का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो x गामा n का मान, गामा n की जगह रख देंगे अपन 2n रख देंगे, ये रख देंगे। देखो अब n की जगह मैं 2n रख रहा हूं, तो n की जगह 2n रखेंगे, xn यहां से अपन इसका मान निकालेंगे। देखो तो ये बनेगा -1 की पावर 2n बनेगा, ये बनेगा। देखो और -1 की पावर 2n का मतलब क्या हो गया, इसके पद आएंगे देखो कितने, 1 1 1, ये सारे पद आएंगे। देखो ये पद आएंगे। देखो और इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो अनुक्रम है वो किसको अभिसरित हो रही है, 1 को अभिसरित हो रही है। देखो ये जो अनुक्रम है वो किसको अभिसरित हो रही है, 1 को अभिसरित हो रही है, ये अपन कह सकते हैं। देखो तो अपन यहां अपन देख रहे हैं, जबकि ये देखो एक अभिसारी अनुक्रम नहीं है, ये अगर अपन देखें तो अभिसारी नहीं है। देखो ये अनुक्रम अभिसारी नहीं है, तो अपन ये बात कह सकते हैं। देखो यदि कोई अनुक्रम
यदि किसी अनुक्रम का उपानुक्रम अगर एल को अभिसरित हो रहा है तो अनुक्रम का एल को अभिसरित होना जरूरी नहीं है। जबकि कोसी अनुक्रम में क्या होता है, यदि कोसी अनुक्रम का उपानुक्रम अगर एल को अभिसरित हो रहा है तो कोसी अनुक्रम है वो भी किसको कन्वर्ज होगी, एल को ही कन्वर्ज होगी। जबकि सामान्य अनुक्रम के लिए अपन ये कह सकते हैं। तो ऐसी बात कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है ना, कोसी अनुक्रम का जो उपानुक्रम है वो जिसको कन्वर्ज होगा उसी को कोसी अनुक्रम कन्वर्ज होगी। जबकि यहां अपन देख सकते हैं कि अनुक्रम का उपानुक्रम अगर एल को कन्वर्ज हो रहा है तो अनुक्रम का एल को कन्वर्ज नहीं हो रही। यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये जो सीक्वेंस है इसकी जो सब सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज हो रही है, 1 को कन्वर्ज हो रही है। देखो सारे पद 1 1 1 आ रहे हैं तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। तो ये 1 को कन्वर्ज हो रही है लेकिन ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। देखो तो इस तरीके से अपन सीक्वेंस वाला जो टॉपिक है वो अपन देख सकते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर अपन क्वेश्चन करना है तो ज़्यादा अपने को कोई थ्योरम के प्रूफ वगैरह में नहीं जाना है, सीधा सीधा अपन देखेंगे शॉर्ट तरीके से अपन क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, भी एग्जाम में टाइम अपन किस तरीके से बचा सकते हैं। थैंक यू।